नमस्ते दोस्तों, आप F1 के लिए जज्बा पर सुन रहे हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं पूर्व फॉर्मूला 1 ड्राइवर मार्क ब्लंडेल की रोमांचक यात्रा के बारे में। वास्तव में मार्क ब्लंडेल, जो मोटरस्पोर्ट की दुनिया में सब कुछ देख चुके हैं, 2 पहियों से 4 पहियों और फॉर्मूला फोर्ड 1600 से फॉर्मूला 1 के महिमा तक की यात्रा। बिल्कुल, उनका रेसिंग का जुनून पहली बार रेसिंग कारों को देखने के बाद जगमगाया और फिर वापस देखने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने निसान की भी ध्यान आकर्षित की और उन्होंने उनकी वर्ल्ड स्पोर्ट्स कार चैंपियनशिप टीम में 1989 में शामिल हो गए। 1990 उनके लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष था, जब उन्होंने ले मांस में पोल पोजीशन सुरक्षित की और विलियम्स के लिए व्यापक रूप से परीक्षण किया। वादे करने के बावजूद उनकी फॉर्मूला 1 की यात्रा आसान नहीं थी। उन्होंने 1991 में ब्राबहम के साथ गहरे पानी में सिर पहले डाल दिया और यह एक चुनौतियों से भरा वर्ष था। खराब प्रदर्शन, अविश्वसनीयता, वित्तीय संघर्ष, लेकिन जैसा कि कहते हैं, जो आपको मारने नहीं वह आपको मजबूत बनाता है, और वह मजबूत हो गए। 1992 में उन्हें मैक्लारेन के लिए टेस्ट ड्राइवर के रूप में देखा गया और प्यूजो के साथ ले मांस 24 घंटे का विजयी बने। उन्होंने 1993 में फॉर्मूला 1 में वापसी की, रास्ते में 2 पोडियम फिनिश जीतते हुए। और हम मैक्लारेन के साथ उनके कार्यकाल को भूल नहीं सकते, जो एक रोलर कोस्टर की यात्रा थी। कार का प्रदर्शन वह नहीं था जिसे आप उच्चतम गुणवत्ता कह सकते हैं, लेकिन मार्क ब्लंडेल एक ऐसा आदमी नहीं थे जिन्हें हतोत्साहित किया जा सकता था। उन्होंने अमेरिका में कार्ट चैंपियनशिप में जाने का फैसला किया और एक भयानक हादसे के बावजूद उन्होंने अपने दूसरे सीजन में 3 रेस जीती। बात करो वापसी की। वास्तव में उन्होंने 2000 में अपने रेसिंग ग्लव्स छोड़ दिए, लेकिन मोटरस्पोर्ट की दुनिया में वह एक प्यारे चेहरा बने रहे। उनकी ITV के फॉर्मूला 1 कवरेज के लिए व्याख्यान को अभी भी प्यार से याद किया जाता है। मोटरस्पोर्ट की दुनिया में उनकी यात्रा सिर्फ एक करियर नहीं है, यह एक दृढ़ता, संकल्प और पूरी जुनून की दिलचस्प कहानी है। तो यहाँ है मार्क ब्लंडेल के नाम, एक ऐसे आदमी के लिए जो बाधाओं के खिलाफ दौड़ा और विजयी हुआ। उनकी ट्रैक पर विरासत न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि यह अविरत है। रेसिंग के इतिहास में उनकी अदम्यता के साक्ष्य के रूप में गूंजती है। नमस्ते दोस्तों, और आपका स्वागत है आपके पसंदीदा दैनिक सुधार के एक और एपिसोड में, F1 के लिए जज्बा। मैं आपका आज का होस्ट हूं जॉर्ज, हमारे सामान्य होस्ट एंजो की जगह भर रहा हूं। और मैं विलियम हूं, आपके निवासी फॉर्मूला 1 टिप्पणकार, जो आपको मेरे दृष्टिकोण और विश्लेषण प्रदान कर रहा हूं। ठीक है विलियम, अब हमारे पास आपके लिए इस सुबह के लिए कुछ खास है। हमारे गुरुवार के विशेष एपिसोड में हम आर्काइव में खुदाई करते हैं और फॉर्मूला 1 के इतिहास की महाकाव्यिक कहानियों को निकालते हैं। और मुझ पर विश्वास करें, आज की कहानी वाकई अद्भुत है। बिल्कुल, तो हम डूबने से पहले एक त्वरित याद दिलाते हैं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने नोटिफिकेशंस को सक्रिय करें, हमें एक कमेंट छोड़ें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आपका हर समर्थन हमें इस शो को चलाए रखने में मदद करता है। और हमें विश्वास करें, हमारे पास आपके लिए कुछ शानदार सामग्री तैयार है। ओह बिल्कुल, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के करियर की पर्दाफाश कर रहे हैं जिन्होंने हर असफलता को एक वापसी में बदल दिया। मार्क ब्लंडेल। आप पूछ रहे हैं मार्क ब्लंडेल क्यों? यहां तो उनकी कहानी हर उन व्यक्ति के साथ मेल खाती है जिन्होंने कभी भी परेशानियों का सामना किया है और मजबूती से उभरे हैं। तो लोगों, अपनी सीट बेल्ट बंध लें, ये एक शानदार यात्रा होने वाली है। विषय पर और अधिक विवरण चाहिए? हमारे साथ जुड़े रहें और लोगों, याद रखें, जैसा हम F1 के लिए जज्बा पर कहते हैं, पूरी गति से। तो लोगों, ऐसा लगता है कि हमारे आदमी मार्क के पास उनके फॉर्मूला 1 के वर्षों में बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ मशीनरी नहीं थी। बिल्कुल सही। 4 अलग-अलग टीमों के लिए रेसिंग करने और 63 ग्रैंड प्री में भाग लेने के बावजूद मशीनरी कभी वास्तव में उनकी प्रतिभा से मेल नहीं खाती थी। लेकिन इस बात में धोखा नहीं खाने की गलतफहमी में न रहे। नहीं सर, मार्क हमेशा अगली चुनौती के लिए तैयार रहते थे। वास्तव में उनके साहसिक प्रदर्शनों ने उन्हें 3 पोडियम फिनिश और कुल मिलाकर 32 अंक दिलाए। और यह कोई छोटी सी उपलब्धि नहीं है। दिए गए परिस्थितियों की दृष्टि से वह सिर्फ फॉर्मूला 1 पर ही रुके नहीं, उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में आधारित कार्ट चैंपियनशिप में भी सफल अवधारणाओं को प्राप्त किया। इसके अलावा 2000 के दशक में उनका पंडित के रूप में काम करना भी था।
उनकी समझदार टिप्पणी और सीधी बातचीती शैली ने कई प्रशंसकों को मोह लिया। रुकिए एक मिनट, क्या आपको पता है कि मार्क का फॉर्मूला 1 की यात्रा 2 पहियों पर शुरू हुई थी? हाँ, आपने सही सुना। दिलचस्प। मोटरस्पोर्ट के प्रति उनका पहला परिचय मोटोक्रॉस के माध्यम से हुआ था। ऐसा लगता है कि वहीं से उन्हें उनकी प्रतिस्पर्धात्मक भावना मिली। उन्होंने देखा कि गोलाकार रेसिंग कारें घूम रही हैं और सोचा शायद एक दिन वह सपना सच हो जाएगा। हाँ, सपने सच होते हैं ना? वास्तव में वहां जरूरी है। मोटोक्रॉस से फॉर्मूला 1 तक की उनकी यात्रा वास्तव में संकल्प और जुनून की प्रेरणादायक कहानी है। ऐसा लगता है कि हमारे आदमी मार्क को सदैव मोटरस्पोर्ट के शिखर तक पहुंचने का सपना नहीं था। उनकी यात्रा कैडवेल पार्क में फॉर्मूला फोर्ड 1600 में कुछ चक्करों से शुरू हुई। यह सही है। उस समय का लक्ष्य सिर्फ एक रविवार के दोपहर में रेसिंग करना था। उस स्थिति में सिल्वरस्टोन ग्रैंड प्री में रेसिंग के बड़े विचार नहीं थे। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, ब्रह्मांड रहस्यमय तरीके से काम करता है। वह फॉर्मूला फोर्ड 1600 में चक्करों ने उसके आगे आने वाले के लिए एक पथ प्रदर्शक स्तंभ साबित हुए। हाँ, वास्तव में उसने फॉर्मूला 3000 में कदम रखा और उसी समय से बातें गंभीर होने लगीं। वही वक्त था जब सब समझ में आ गया। मार्क अपने लिए एक नाम बनाने लगे। उनके प्रदर्शनों ने निसान की ध्यान आकर्षित की और उन्हें 1989 में वर्ल्ड स्पोर्ट्स कार चैंपियनशिप के लिए चुना गया। और 1929 उनके लिए कितना शानदार था। उन्होंने ले मांस में एक आश्चर्यजनक पोल पोजीशन दावा किया जो पैक से 6 सेकंड दूर था। और इसके अलावा उन्होंने विलियम्स के लिए व्यापक रूप से टेस्टिंग भी की। एक संध्या को रेसिंग करने से लेकर शीर्ष फॉर्मूला 1 टीम के लिए टेस्टिंग करने तक, क्या यात्रा थी। हमारे सभी सुनने वालों को याद दिलाते हैं, कभी भी एक संध्या के बाद के शौक की क्षमता को नहीं अनादरित करें। मार्क की यात्रा का विकास देखना बहुत रोचक है। विलियम्स के लिए टेस्टिंग एक परिवर्तनात्मक समय था। उन्हें फॉर्मूला 1 कार में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिला और उन्हें ध्यान मिलने लगा। यह सही है। वह नई पीढ़ी के पहले टेस्ट ड्राइवरों में से एक थे जिन्हें टीम के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका मिली। विलियम्स की मिथकीय टीम के साथ काम करके उन्होंने एक ग्रैंड प्री टीम के अंदर के हर तरह के काम को सीखा। यह अनुभव उनके लिए अमूल्य था और यह उनके फॉर्मूला 1 करियर के लिए एक पथ प्रदर्शक बन गया। पेडिलो, पैट्रिक हेड और बेशक सर फ्रैंक विलियम्स जैसे महान व्यक्तियों के साथ काम करने का अनुभव सोचिए। बिल्कुल सही, लेकिन यह न भूलें कि फॉर्मूला 1 की ओर जाने का मार्क के लिए सीधा मार्ग नहीं था। वास्तव में उन्हें मूल रूप से जैगुआर के साथ वर्ल्ड स्पोर्ट्स कार में टॉम वॉकिनशॉ के लिए रेस करना था। यह केवल 1991 में ही हुआ था, जब उन्हें ब्रैबहम के साथ पूरे समय का फॉर्मूला 1 रेस सीट मिली। वास्तव में कभी-कभी जीवन में हमारे लिए रोमांचक स्थानों की ओर चलने वाले रास्ते हमें अद्भुत जगहों तक पहुंचा देते हैं। और बिल्कुल सहमत हूं, यही हमारी यात्रा को आकार देने वाले मोड़ और मोड़ को कैसे संभालते हैं, वही हमारे अंतिम रूप को निर्धारित करता है। मार्क ब्लंडेल की करियर की यह अद्भुत कहानी है। यह संकल्प, सहनशीलता और थोड़ी सी पुरानी रेसिंग की भाग्यशाली किस्मत की शक्ति का प्रमाण है। मार्क का ब्रैबहम में जाना काफी अप्रत्याशित था। उनका TWR के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अनुपस्थित बोनस के कारण उन्हें दोबारा सोचने की आवश्यकता महसूस हुई। यह सही है, और इसी समय पर ब्रैबहम ने उनसे संपर्क किया था। लेकिन ब्रैबहम के साथ का यह कार्यकाल कठिन था। टीम संघर्ष कर रही थी और कार की प्रदर्शन और विश्वसनीयता में कमी थी। उन्होंने उस साल केवल 5 रेस समाप्त की, जिसमें उन्होंने बेल्जियम में 6ठे स्थान के लिए 1 पॉइंट प्राप्त किया। सही कहा, लेकिन इस बात को ध्यान में रखें, क्या वह पॉइंट जो उन्होंने बनाया था यामाहा पावर्ड कार के लिए फॉर्मूला 1 में पहला नहीं था? यह खुद में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हाँ, वह एक उचित तर्क है, लेकिन उन्होंने खुद ही बाद में कहा था कि यह सही निर्णय नहीं हो सकता था, क्योंकि उनके पास विलियम्स के साथ एक बहुवर्षीय अनुबंध था जहां उन्होंने अच्छा काम किया था। मैं सहमत हूं, लेकिन कभी कभी जीवन में हमें उन चुनौतीपूर्ण अनुभवों से सीखना पड़ता है। वे हमें आकार देते हैं और हमें मजबूत बनाते हैं। हे, शायद आप सही हों, मुझे इस पर विचार करना होगा। लेकिन मैं अभी भी यह मानता हूं कि विलियम्स के साथ रहना उसके लिए बेहतर विकल्प हो सकता था। ठीक है, यह बिल्कुल सही है। हमें हर बात पर सहमत होने की जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हमारे पास खुले मन और विभिन्न दृष्टिकोणों को मान्यता देने की क्षमता हो। सच्चाई, बिल्कुल। मैं निश्चित रूप से इस पर और सोचूंगा। देखने में दिलचस्प है कि मार्क को ब्रैबहम में अपने कुछ बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाए गए हैं। उनका समय वहां कई तरीकों से कठिन था।
हाँ, वास्तव में कार की प्रदर्शन क्षमता मार्क की उम्मीदों के मुताबिक नहीं थी और उन्हें चेक के बाउंस होने जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। बिल्कुल सही। उन्हें 2 मौकों पर ब्राभम के कार्यालय के बाहर बैठना पड़ा, भुगतान की प्रतीक्षा करते हुए। यहाँ तो आग की परीक्षा के बारे में बात है। हालांकि सब कुछ अधीर और उदासीपूर्ण नहीं था। यह उसे एक महत्वपूर्ण बात समझने पर ले आया। एक ड्राइवर उसी के अनुरूप अच्छा होता है जितनी अच्छी कार उसे मिलती है। यह एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है और रोचक बात यह है कि इस समय के दौरान उन्हें विलियम्स ने यह भी कहा कि वे वापस आकर उनके लिए टेस्ट करें, जबकि वे अभी भी ब्राभम के लिए रेस कर रहे थे। हाँ, यह काफी असामान्य है, लेकिन यह और भी स्पष्ट करता है कि उनके रूप में एक ड्राइवर की महत्व क्या होती है। बिल्कुल। और भी रोमांचक है वह चीज जो आगे आई। उन्हें मैक्लारेन ने आयरटन सेना और गेरहार्ड बर्गर के लिए एक टेस्ट ड्राइवर के रूप में चुना। यह उसके लिए एक शानदार मौका होना चाहिए था। ब्राभम में संघर्ष के दौरान से लेकर फॉर्मूला 1 के 2 महान ड्राइवरों के लिए टेस्ट करने तक उसकी यात्रा ने काफी मोड़ लिया था। वास्तव में जीवन निश्चित रूप से हमें हैरान करने का तरीका रखता है, क्या नहीं? उन्होंने एक सोमवार दोपहर पर रेसिंग से शुरू करके फॉर्मूला 1 में शीर्ष टीमों के लिए टेस्ट करने तक का सफर तय किया। बिल्कुल, यह मार्क की संघर्षशीलता और प्रतिरोध की प्रमाणित है, जो कठिनाइयों के सामने खड़े होकर उन्हें प्रेरित करती है। उनकी यात्रा सचमुच प्रेरणादायक है और सभी आकांक्षाओं वाले रेसर्स के लिए एक सबक के रूप में काम करती है। मार्क की कहानी बहुत दिलचस्प है। हालांकि उन्होंने विलियम्स को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी उत्साह नहीं खोया। वे तो यह भी सुझाव दिए कि डेमन हिल उनकी जगह विलियम्स में ले लें। हाँ, यह बहुत अद्भुत है कि चीजें कैसे बदल गईं। हिल वास्तव में विलियम्स के पास आगे बढ़े और 1996 के खिताब जीत लिया। सही है। और उसी बीच मार्क ने 1992 में मैक्लारेन के टेस्टर के रूप में एक शानदार वर्ष बिताया और प्यूजो के साथ ले मांस के 24 घंटे जीत ली। वास्तव में एक कठिन वर्ष के बाद 100% रिकॉर्ड पर वापस आना अद्भुत महसूस होना चाहिए था। और वह वहीं रुका नहीं। उन्होंने 1993 में लिजियर के साथ फॉर्मूला 1 ग्रिड में वापसी की और दक्षिण अफ्रीका में आयोजित पहले दौरे में अपने पहले करियर पोडियम का दावा किया। वह सही है, और वह वहीं रुका नहीं। उन्होंने जर्मनी में एक और ट्रॉफी जीती और उनका 1994 में टायरेल में स्विच करने से एक और पोडियम फिनिश हुआ, इस बार स्पेन में। उनकी यात्रा एक रोलर कोस्टर है, लेकिन यह उनकी दृढ़ता और प्रतिभा का साक्षी भी है। मैं अपनी बातचीत में उनके रेसिंग करियर में और गहराई से खोज करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। हमारी चर्चा मार्क के करियर पर एक अच्छी लेख से प्रेरित हुई है, जो formula1.com पर फिलिप हॉटन द्वारा लिखा गया था और 6 फरवरी 2024 को प्रकाशित हुआ था। हाँ, formula1.com वास्तव में खेल के गहराई में अवलोकन के लिए एक मान्य स्रोत है। ऐसे स्थापित प्लेटफॉर्म से हमारी जानकारी को संदर्भित करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल, और अधिक सहमत होना संभव नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि इतिहास ने मार्क के लिए खुद को दोहराने का तरीका ढूंढ लिया। ब्राभम के साथ की तरह टायरेल भी आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था और फिर से मार्क के लिए 1995 में वहां रहने का कोई मौका नहीं था। हालांकि यह दिलचस्प है कि मैक्लारेन फिर से चित्र में वापस आया। वे मार्क के पास आए, उनकी टीम में जोड़ने की महत्व को मानते हुए। वास्तव में उन्होंने मीका हाकिनेन और नाइजल मैंसेल के लिए एक परीक्षण चालक के रूप में साइन अप किया, लेकिन भाग्य की बात है मैंसेल ने आरंभिक 2 आयोजनों में अनुपस्थित रह गए और मार्क ने उनकी जगह लेने के लिए कदम रखा। यह उनके करियर में एक और बड़ी ट्विस्ट थी होगी। और फिर मैंसेल वापस आए, लेकिन केवल 2 राउंड के बाद मैक्लारेन छोड़ दिया, जिससे सीजन के शेष भाग के लिए एक रिक्ति खुल गई। यह घटनाओं का एक ऐसा तूफान है ना। मार्क स्वीकार करते हैं कि उन्हें नाइजल के साथ हो रही मुसीबतों के बारे में सूचित नहीं था जब उन्होंने अपना परीक्षण सौदा किया। यह देखना रोचक है कि कैसे चीजें विकसित हुई हैं। बिल्कुल सही। यह दिखाता है कि फॉर्मूला 1 की दुनिया कितनी अप्रत्याशित हो सकती है और कैसे चीजें तेजी से बदल सकती हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, यह वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि फॉर्मूला 1 की दुनिया कितनी तेज होती है ना। इतने अप्रत्याशित ट्विस्ट और मोड़, क्या यह बिल्कुल दिलचस्प नहीं है? हमें यह जानना अच्छा लगेगा कि आप क्या सोचते हैं। क्या आप अब तक की चर्चा का आनंद ले रहे हैं? हमें अपने विचार हमारे साथ साझा करें। हम इन अद्भुत कहानियों में खो जाने का आनंद ले रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी ऐसा ही कर रहे हैं। अब चलिए इस पर वापस आते हैं।
मार्क की मैक्लारेन में कार्यकाल सिर्फ गुलाबी नहीं था ना, टीम के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण समय था जब रॉन डेनिस अभी भविष्य की सफलता के लिए आधार रख रहे थे। बिल्कुल सही। ये मैक्लारेन मर्सिडीज साझेदारी का पहला वर्ष था और कार मजबूत साबित हुई, लेकिन विशेष रूप से अद्वितीय नहीं। मार्क के दृष्टिकोण को सुनना दिलचस्प है, विशेष रूप से उनकी गाड़ी और मिका की गाड़ी के बीच शक्ति के अंतर के बारे में, क्योंकि मिका को नंबर 1 ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया था। उसके बावजूद मार्क ने मिका के खिलाफ प्रशंसनीय प्रदर्शन किया। मिका के 17 अंकों के मुकाबले 13 अंक प्राप्त किए। यह काफी प्रभावशाली है। वास्तव में यही बात है। आपको पता है, ये मेरी बचपन की याद दिलाता है। मैं अपने स्थानीय कार्टिंग लीग में थोड़ा अधीर था। मेरे पास एक पुरानी दूसरे हाथ की कार्ट थी, जबकि अधिकांश बच्चे नई गियर के साथ थे। अंतर के बावजूद मैंने अपनी जगह बनाए रखने की कोशिश की और कुछ रेस जीती। ये मुझे सिखाया कि सबसे अच्छी सामग्री होने के अलावा कौशल, संकल्प और जो है उसे सबसे अधिक उपयोग करना भी महत्वपूर्ण है। यह एक शानदार कहानी है और मुझे यकीन है कि मार्क इससे सहमत होंगे। अब यह बातचीत मिनटों के साथ साथ और रोचक हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्क की यात्रा एक बड़ी मोड़ ले ली जब उन्हें सॉबर ड्राइव से बाहर निकाल दिया गया, जिसे उनके साथी ब्रिटिश ड्राइवर जॉनी हर्बर्ट ने हासिल किया। यह थोड़ा धक्का था, क्या नहीं? हाँ, वास्तव में ऐसा लगता है कि उस समय वह फॉर्मूला 1 के साथ थोड़ा निराश हो गए थे। लेकिन फिर, जैसा कि जीवन में अक्सर होता है, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। बिल्कुल सही। मार्क के मामले में उन्हें मर्सिडीज बेंज ने बचाव के लिए मदद की। वे उन्हें अमेरिका ले जाने के लिए एक इंजन लीज सौदे की पेशकश की, जिसे उन्होंने स्वीकार किया और पैक वेस्ट रेसिंग में शामिल हुए। यह निश्चित रूप से उस समय के मैक्लारेन में उन्होंने कमाए गए सम्मान और विश्वास का प्रमाण है। सच्चाई है। और हालांकि पहले मौसम में उन्हें मर्सिडीज इंजन का उपयोग नहीं करने की सुविधा नहीं थी, लेकिन उन्होंने अगले मौसम में इसे लाया और जीतना शुरू किया। मार्क के लिए कितना बदलाव हुआ। यह उनकी सहनशीलता और अनुकूलता को दिखाता है। दूसरे मौसम में 3 रेस जीतना, खासकर अमेरिका में उनके समय की चुनौतीपूर्ण शुरुआत के बाद, बहुत अद्भुत है। बिल्कुल सही। फॉर्मूला 1 का दुनिया वास्तव में रोमांचक मोड़ और मोड़ भरा है। चलिए देखते हैं कि मार्क के करियर का अगला अध्याय क्या लाएगा। तुम्हें पता है, ये सब बातें, रेसिंग और जीत की बातें सुनाने से मुझे क्या याद आता है? मेरे खुद के गो कार्टिंग दिनों को। इसका जो उत्साह था। ट्रैक पर दौड़ते समय हवा की रफ्तार के बारे में कुछ भी नहीं होता, एड्रेनालिन बढ़ता है। हाँ, लगता है तुम थोड़ा ट्रैक से हट रहे हो। क्या हमारे पास पॉडकास्ट होस्ट करने का काम नहीं है? सही कह रहे हो। मेरी यादों के रास्ते में थोड़ा खो गया। मेरी सभी समझदारी के साथ माफी मांगता हूं दोस्तों। चलो फॉर्मूला 1 की रोचक दुनिया की खोज में वापस आते हैं। मुझे ट्रैक पर बनाए रखने के लिए धन्यवाद। मार्क की दूसरी रेस अमेरिका में वास्तव में एक बड़ी चौंकाने वाली घटना थी ना? लगभग 200 मील प्रति घंटे की गति पर ब्रेक का खराब हो जाना। वास्तव में यह एक भयानक हादसा था। कंक्रीट दीवार से हुई टक्कर की गति को 122 G मापा गया था। यह एक खगोलीय संख्या है। मार्क की घटना की यादें सुनना आतंकजनक है। उन्होंने स्वयं कोशिश की अपने टीममेट को मारने की, क्योंकि उन्हें यह मालूम था कि कंक्रीट से टक्कर लगाना जानलेवा हो सकता है। यह उन ड्राइवरों के खतरों का प्रमाण है जिनका सामना हर बार जब वे व्हील के पीछे बैठते हैं करना पड़ता है। लेकिन जो भी जोखिम हो, मार्क ने 801 कार्ट रेस शुरू की और अंततः 2000 के बाद सीरीज छोड़ दी। यह बहुत ही प्रभावशाली रन है और उसने ओवल्स पर कुछ शानदार रेसिंग का आनंद भी लिया, जिसे उन्होंने कहा है कि यह हर किसी की पसंद नहीं होती। मार्क के अमेरिकी रेसिंग करियर में यह एक अद्भुत यात्रा थी। उन्होंने जो चुनौतियों का सामना किया और जीतें हासिल की, वह एक प्रभावशाली कहानी है संघर्षशीलता और संकल्प की। बिल्कुल। चलिए इस रोचक कथा को और खोलते हैं। फिर मार्क के रेसिंग करियर में एक नया मोड़ आया। उन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में ITV के फॉर्मूला 1 कवरेज के मुख्य विश्लेषकों में से एक बन गए। हाँ, सही है। आपको पता है, मैंने एक अफवाह सुनी है कि उन्हें वास्तव में कमेंट्री भूमिका के लिए चुना गया था, क्योंकि उन्होंने पोकर के खेल के दौरान मार्टिन ब्रंडल के खिलाफ जीती हुई शर्त पर। हाँ, यह काफी मनोरंजक कहानी है, लेकिन मुझे लगता है हमें अफवाहें फैलाने के बारे में सतर्क रहना चाहिए। मार्क ने बताया है कि वास्तव में उन्हें कमेंट्री करने का मौका मिला, क्योंकि मार्टिन ब्रंडल एक ग्रैंड प्री में शामिल नहीं हो सके और मार्क से भरपूर करने के लिए कहा गया था। माफी चाहता हूं, मुझे अपने स्रोतों की जांच करनी चाहिए थी। मैं भविष्य में सत्यापित तथ्यों पर ही ध्यान देने का पक्का रहूंगा।
ठीक है, बस हमारे सभी सुनने वालों को याद दिलाना चाहिए, हमारे तथ्यों की जांच करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है, खासकर जब यह फॉर्मूला 1 जैसी लोकप्रिय और व्यापक रूप से प्रचारित चीजों के बारे में हो। आधिकारिक फॉर्मूला 1 वेबसाइट और ब्राजील के बैंडेरांटेस टेलीविजन चैनल 2 विश्वसनीय स्रोत हैं जहां से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल सही, मेरी गलती थी और मैं आगे सतर्क रहने का ध्यान रखूंगा। चलिए हम मार्क की यात्रा के साथ जारी रखें। मार्क की खेल के प्रति प्रेम सचमुच प्रकट होता है, क्या नहीं? आईटीवी के साथ 7 साल के पूर्णकालिक पंडित्य का यह कार्य सराहनीय है। बिल्कुल सही, और मुझे यह बात पसंद है कि उन्हें सीधी बात करने और कभी कभी गलती करने की वजह से मशहूरी हासिल हुई। ऐसा लगता है कि इसने उन्हें बहुत ही प्यारी प्रतिष्ठा दिलाई है। और उसके लिए यह सिर्फ रेसिंग के बारे में ही नहीं था, उसने यह बात साबित करने का प्रयास किया कि वह चीजें साधारण भाषा में समझाएं। उन्हें चाहिए था कि उनकी कमेंट्री दर्शकों के लिए संभवतः सबसे पहुंचने योग्य हो। ये एक सच्ची कौशल है, सभी के लिए समझने योग्य जटिल घटनाओं को समझाना, और उन्हें ऐसा लगता था कि वे लाइव टीवी की अप्रत्याशितता का आनंद लेते थे। हाँ, लाइव टीवी बहुत ही रोलर कोस्टर यात्रा हो सकती है। 1 मिनट सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा होता है और अगले ही मोमेंट आपने कुछ ऐसा कह दिया होता है जिसे वापस नहीं ले सकते। लेकिन ऐसा ही है लाइव प्रसारण का जो उत्साह का स्रोत है। चलिए हम मार्क की प्रसारण यात्रा का अध्ययन जारी रखें। मार्क ने सिर्फ टीवी पर ही रुका नहीं, क्या वह नहीं किया? उन्होंने और मार्टिन ब्रंडल ने ड्राइवर प्रबंधन व्यापार स्थापित किया जो आखिरकार कई उद्योगों में फैल गया। बिल्कुल, 10 साल बाद वे मोटरस्पोर्ट के साथ साथ दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कॉरपोरेशंस के साथ काम कर रहे हैं। रेस ट्रैक से बोर्डरूम तक का काफी सफर है। स्पष्ट है कि मार्क में एक लड़ाई की आत्मा है। वह हर सुबह जीत की इच्छा के साथ उठता है, चाहे वह रेस ट्रैक पर हो या व्यापार दुनिया में। और 4 प्रसिद्ध टीमों के गैर शीर्षक वर्षों में उनके रेसिंग मौके होने के बावजूद उन्होंने अपने करियर के विकास पर बहुत संतुष्टि व्यक्त की है। यही है एक सच्चे रेसर की आत्मा ना, हमेशा आगे देखते हुए, हमेशा अगली चुनौती के लिए तैयार। चलिए देखते हैं कि और क्या है मार्क के पास बांटने के लिए। लगता है मार्क को अपने करियर के बारे में कोई पछतावा नहीं है ना? ऐसा लगता है। वह यह बात दर्ज करते हैं कि बिखरे दूध पर रोने का कोई मतलब नहीं है। उस समय निर्णय श्रेष्ठ इरादों के साथ लिए गए थे और पिछले पर विचार करने का कोई उपयोग नहीं है। और यह किसी भी पेशेवर के लिए एक शानदार दृष्टिकोण है, विशेष रूप से मोटरस्पोर्ट जैसे तेजी से बदलते उद्योग में। आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा। स्पष्ट है कि मार्क अपने करियर पर गर्व करते हैं और यह बिल्कुल सही है। उन्होंने योग्यता के आधार पर वहां मौजूद थे और पेशेवर ड्राइवर के रूप में भुगतान किया गया था, जो उनकी कौशल और समर्पण की प्रमाणित है। वास्तव में मार्क ब्लंडेल की दुनिया भर में फॉर्मूला 1 के माध्यम से यात्रा में डुबकी लगाना बहुत रोचक रहा है। रेस ट्रैक से कमेंट्री बॉक्स और बोर्ड रूम तक उनका खेल के प्रति जुनून अटल रहा है। सभी हमारे सुनने वालों के लिए एक सच्चा प्रेरणा। आज AF1 के लिए जज्बा में सुनने के लिए धन्यवाद। हमने मार्क ब्लंडेल की असाधारण यात्रा के माध्यम से फॉर्मूला 1 की दुनिया में अपनी इंजन को गर्म किया है। अगर आपने आज का एपिसोड पसंद किया है तो कृपया सदस्यता लें और उस अधिसूचना घंटी को दबाएं ताकि आप हमारे दैनिक एपिसोड न छूमें। आपका समर्थन हमारे लिए दुनिया का महत्वपूर्ण है और अपने दोस्तों, परिवार और फॉर्मूला 1 के प्रशंसकों के साथ हमारे पॉडकास्ट को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करना न भूलें। अगर आपके पास कुछ कहने के लिए कुछ है तो हमें टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार सुनने का खुशी होगी। और सुनिए रहिए, हमारे पास आपके लिए कुछ वास्तविक महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक छोटा पक्षी मुझे बताया है कि गुरुवार की सुबह एक विशेष एपिसोड आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे अच्छे दोस्त एंजो को यह एपिसोड बहुत पसंद आएगा। मेटल को पेडल दबाए रखें, सड़क पर अपनी दृष्टि बनाए रखें। हमारे चैनल की सामग्री सोना है। अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।